लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर बैक्टीरिया के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है और साथ में बैक्टीरिया के किलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। प्रिजर्वेशन इस तरह से हो जाएगी कि जब हम बैक्टीरिया को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाएंगी। और जब ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाएंगी तो हम उसे कहेंगे वह कोई बैक्टीरिया एक बैक्टीरियोस्टेटिक स्टेट में चला गया है। लो टेम्परेचर्स में हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम 4 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें बैक्टीरियाज़ को, फंजाई को, यीस्ट या मोल्ड वगैरह को, तो उनमें ये इनके रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है, बैक्टीरिया इनमें प्रिजर्व हो जाएगा। इसके साथ -20 से -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूँ तो बैक्टीरियाज़ और वायरसेस यहाँ पे रेफ्रिजरेट या डीप फ्रीज़ हो जाएंगे। और इसी तरह अगर -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रेजेंट लिक्विड नाइट्रोजन पे बैक्टीरियाज़ को रखूँ तो और वायरसेस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वायरसेस को रखूँ तो वो इसमें प्रिजर्व हो जाएंगे और डीप फ्रीज़ हो जाएंगे। लो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किस तरह से करती है कि अगर मेरे पास बैक्टीरियल पॉपुलेशन है और मैंने उसे रखा किसी लो टेम्परेचर में, इनिशियली जब उसे लो टेम्परेचर मिलेगा उस सस्पेंशन को, तो जो इनिशियल किलिंग होगी दैट इज़ द किलिंग ड्यू टू द लो टेम्परेचर। उसके बाद बैक्टीरिया जो है फ्रीज़ हो जाएगा। जब हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े थे इंसिरेशन और ऑटोक्लेव वाला, स्टीम अंडर प्रेशर वाला, उसमें बैक्टीरियोसाइडल एक्शन था, बैक्टीरिया टोटली किल हो जाते थे, ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। डेसिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर को रिमूव कर देते हैं। वाटर के रिमूवल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमें डेथ देखने को मिलती है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी, पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ जाएगा। ये वाले पॉइंट्स बताते हैं कि बैक्टीरिया किन कंडीशंस में डेसिकेशन को सर्वाइव कर जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस स्टेट में, वेजिटेटिव है, स्पोर है, उसके बाद किस मटेरियल में हम उसे ड्राई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और क्या हमने वाकई ड्राइनेस कंप्लीट किया प्रोसेस या नहीं किया, और फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। डेसिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है वो हमें पता है कि नज़ेरिया मेनिंजाइटिस और नज़ेरिया गोनोरी जो हैं उन्हें चाहिए होते हैं, मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। नज़ेरिया गोनोरी जैसे हमें पता है कहाँ पे ग्रो करता है, ह्यूमन सर्विक्स या यूरीथ्रा वगैरह में, और मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजेस पे उसने ग्रो करना होता है। ये ग्राम नेगेटिव कोका हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए होता है। अब जैसे ही आप इन्हें डेसिकेट करेंगे, वाटर रिमूवल करेंगे, तो वो कुछ ही घंटों में इनकी डेथ हो जाएगी। पहले एग्जांपल ये है। नेक्स्ट आती है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो भी रेजिस्टेंट है डेसिकेशन से, के कुछ वीक्स तक सर्वाइव करने के बाद में इनकी डेथ हो जाएगी। ट्यूबरकल बैसिलस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर यानी कि टीबी के बैक्टीरिया जो हैं वो स्प्यूटम में काफ़ी लंबे अरसे के लिए रह लेते हैं, ठीक है। यानी कि डेसिकेशन इन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। डेसिकेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें किस पे देखने को मिल रहा है, ग्राम नेगेटिव कोका पे, गोरिया और मेनिंजाइटिस वाले जो बैक्टीरियाज हैं उन पे। नेक्स्ट, लायोफाइलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने बैक्टीरिया की एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन करनी है अलॉन्ग विद देयर फ्रीजिंग, और बाद में हमने उसे सील कर देना है एक वैक्यूम कंटेनर में। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है कि अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो जो वाटर है वो हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर कंसनट्रेशन में ट्रैवल करेगी, यानी कि जहाँ पे लो सोल्यूट कंसनट्रेशन होगी वहाँ से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ। सोल्यूट की कंसनट्रेशन अगर हाई है, वाटर की लो है, और यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन लो है और वाटर की हाई है, तो वाटर मेरे पास लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। प्लाज्मोलाइसिस बैक्टीरिया सेल को श्रिंक करती है और उससे पार्शली या कम्प्लीटली रिटार्ड कर देती है उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस को। रेडिएशंस में हमने 4-5 तरह के रेडिएशंस की देखनी है टाइप्स है, गैमा रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, एक्सरेज और साथ में कैथोड रेज, ठीक है। अगर मेरे पास माइक्रोबियल सेल के अंदर कंसंट्रेशन 0.05% है सोल्यूट की, और बाहर कंसंट्रेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट में हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है, सपोज सेल में मेरे पास है 0.95% और बाहर मेरे पास ज़्यादा यानी कि 2%, और वाटर अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि 0.95 से लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और जब वाटर बाहर मूव करेगा तो इस कंडीशन को मैं कहती हूँ प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस का ऑपोजिट प्लाज्मोटाइसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें मेरे पास माइक्रोबियल सेल भी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लेकिन वाटर कंसंट्रेशन कम होगी, और आउटसाइड इन्वायरमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी तो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इस प्रोसेस में वाटर आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस का रिवर्स हो जाएगा प्लाज्मोटाइसिस। इस कंडीशन में सेल मोटा हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी इसकी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया हुआ है कि इनकी दो तरह की नेचर होती है, एक वेव नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर होती है, और ये एज क्वांटा या फोटॉन्स मूव करती हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी से हम कहते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जब किसी सरफेस पे वो हिट करेंगी, बम्बार्ड करेंगी, तो उस सरफेस से किसी तरह के आयंस को रिमूव कराएगी। वो आयंस फ्री हाइड्रोजन रेडिकल्स हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स हो सकते हैं, कोई पेरोक्साइड हो सकते हैं, और ये जो आयंस निकलेंगे ये सेल को डैमेज करते हैं। रेडिएशन में हमारे पास गैमा रेज और एक्स रेज होती हैं, इनकी एनर्जी होती है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्स रेज को रोंटगेन रेज भी कहते हैं। ये काफ़ी लीथल होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इनकी पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब एनर्जी हाई होगी तो वेवलेंथ जो है सारी बातें शॉर्ट होगी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और डिफिकल्ट टू यूटिलाइज भी होती है, लेकिन काफ़ी लीथल होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशंस इससे हो सकती हैं। नेक्स्ट गैमा रेज की वेवलेंथ शॉर्ट है, एनर्जी हाई है, पेनिट्रेशन भी हाई है, सेम एक्स रेज वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। गैमा रेज ऐसे कंपाउंड से रिलीज होगी जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, यानी कि कोबाल्ट 60 एटॉमिक फिशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से हमें गैमा रेज देखने को मिलेंगे। गैमा रेज जब किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप से निकलती हैं तो ये काफ़ी अपने लीथल इफेक्ट शो करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, और इनका कहाँ पे रोल आता है, कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन में, पैकेज फूड्स और मेडिकल डिवाइसेस को स्टेरिलाइज करने में हेल्प करती हैं। और जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये काफ़ी हम इन्हें कहते हैं कि डायरेक्ट हिट मारती हैं टारगेट पे और साथ ही उसे किल कर देती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस जिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं उसे हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। कोल्ड इस वजह से कहते हैं कि इनमें हीट, किसी तरह की हीट ही प्रोड्यूस होती है, अगर प्रोड्यूस होती है तो बहुत ही ज़्यादा लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस हैं उन्हें अच्छे से स्टेरिलाइज करते हैं, तभी हमने इसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का नाम दिया है। यूवी रेज की बात कर लेते हैं। यूवी रेडिएशंस जो हैं वो लेस एनर्जी रेडिएशंस हैं, यानी कि ये वाली जो थी गैमा रेज और एक्स रेज हाई एनर्जी रेडिएशंस है, ये लेस एनर्जी रेडिएशंस हैं और ये आयनाइजिंग भी नहीं है, बल्कि ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिस सरफेस पे हिट करेंगी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बल्कि उसे आयनाइज नहीं कराएंगी। और साथ में कुछ रेज और हैं, वो एकॉस्टिक वेव्स या साउंड वेव्स हम कहते हैं रेडिएशंस, वो हेल्प कराती हैं किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी कम, पेनिट्रेशन भी कम। इनकी जो रेडिएशंस कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, इस ग्राफ को देखें तो ऑलमोस्ट 150 से लेके 3900 तक एंगस्ट्रॉम यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। इस एरिया में लाई करती है 150 टू 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन वो वाली यूवी रेज जिन्होंने अर्थ तक पहुंचना है, ज़ाहिर बात है हमें बताए सन से यूवी रेज अगर आ रही हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, स्मोक होती है, डस्ट होती है। अर्थ तक पहुँचते पहुँचते जो यूवी रेज आती हैं उनकी किस वेवलेंथ में वो होती हैं, 2670 एंगस्ट्रॉम से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। यानी कि 150 से स्टार्ट हो रहा था, अब सिर्फ 2670 से 3900 एंगस्ट्रॉम तक है। उसके बाद वो वाली यूवी रेज जो किसी बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करती हैं, वो कौन सी होती हैं, 2650 एंगस्ट्रॉम पे जो लाई करती हैं। अब कुछ जर्मिसाइडल लैम्प्स भी, यूवी लैम्प्स साइंटिस्ट ने बनाए, और वो वाले लैम्प्स कितनी वेवलेंथ देते हैं, 2600 एंगस्ट्रॉम से लेके 2700 एंगस्ट्रॉम तक। यूवी रेज हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स, एसेप्टिक फिलिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं। अब इनकी हमने बात की कि पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। पेनिट्रेशन बहुत ही कम है तो सिर्फ जो सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक करेंगे ये सिर्फ उन्हें किल करेगी, अंदर पेनिट्रेट करके जो सरफेस है बिलो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किल नहीं करेगी, सिर्फ सरफेस वालों को किल करेगी। काफ़ी यूज़ होती है ग्लास फिल्टर्स में। कैथोड रेज हमने लोअर क्लासेस में कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ी थी। इसमें क्या होता है, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, उस इवैक्यूएटेड ट्यूब में एक तरफ कैथोड है और दूसरी तरफ एनोड है, और इसे हम हाई एनर्जी पोटेंशियल देते हैं, ठीक है। तो कैथोड से जो है इलेक्ट्रॉन बीम्स पास होकर एनोड तक ट्रैवल करती हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमने FSC में पढ़ा था। यहाँ पे मैं किसी तरह का इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर लगा दूँ तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही हैं उसकी वेलोसिटी को और उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। वेलोसिटी और इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देगा। इंटेंसिटी और वेलोसिटी इंक्रीज़ करने का मतलब है कि उसमें मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का इंक्रीज़ करा देगा, और जब मिलियंस ऑफ वोल्ट्स का इंक्रीज़ आ जाएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेडिएशन किल कर देगी। इसका यूजेज आता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल सप्लाइज, ड्रग्स एंड पैकेज वगैरह में। नेक्स्ट सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन ऐसी टेंशन जो एक सरफेस पे लाई करती है। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे वाटर
वाटर है, ठीक है, वाटर की जो सरफेस है यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होगी और ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे और जो बीनीथ मतलब काफ़ी डीप डाउन जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी फोर्सेस हर तरफ लग रही होंगी। जो ऊपर वाले थे उनकी जस्ट नीचे लग रही हैं और जो नीचे वाले हैं उनकी हर तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सर्फेसिस हैं। सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस पे ऐसी टेंशन प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि उसका सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करती है, ठीक है। इंटरफेशियल टेंशन भी ये मतलब ऐसी टेंशन जिसमें किसी भी तरह के दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, या तो वो लिक्विड सॉलिड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड एयर हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास अगर इधर एयर है या मैं गैस कह लूँ तो यहाँ पे मेरे पास वाटर है, ये भी इंटरफेशियल है। अगर लिक्विड सॉलिड होगा या टू इमेंसिबल लिक्विड्स होंगे या जैसे मैं ऑयल और वाटर ले लूँ तो उनमें भी हमें इंटरफेशियल टेंशन देखने को मिलेगी। इंटरफेशियल टेंशन किस तरह से वाटर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है कि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन में वाटर होता है। अब अगर मैं किसी तरह का ऐसा फिजिकल एजेंट यूज़ करूं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल एजेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हेक्साइल रिसोर्सिनोल हम एक केमिकल एजेंट पढ़ेंगे। हेक्साइल रिसोर्सिनोल की सरफेस टेंशन होती है 37, ठीक है। ये क्या करेगा, बैक्टीरियाज में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स में जो आपस में टेंशन थी वो लूज़ हो जाएगी। अब जब टेंशन लूज़ हो जाएगी तो बैक्टीरियाज की परमिएबिलिटी लूज़ हो जाएगी और कॉजेज जो लीकेज सेलुलर सब्सटेंसेस का लीकेज हो जाएगा और इस तरह सेल में हमें डैमेज देखने को मिले। फिल्टर्स की बात करें तो बहुत से ऐसे फिल्टर्स हैं जो एज फिजिकल एजेंट्स हम उनसे काम लेंगे और बैक्टीरियाज को फिल्टर कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने 4 फिल्टर्स दिए हुए, एस्बेस्टोस पैड इन सीड्स फिल्टर, डायमेशियस अर्थ इन बर्केफेल्ड फिल्टर, पोर्सिलैन चैम्बरलैंड पास्टर फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास डिस्क। ये 4 फिल्टर्स हैं। 2 तरह के फ़िल्टर्स बुक में दिए हुए हैं, एक आएंगे मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स और दूसरे आएंगे एयर फ़िल्टर्स, ठीक है। जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स है इसमें किसी तरह की मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है और वो जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कोई स्पेसिफिक पोर साइज़ होता है। वो पोर साइज़ ऐसा होता है कि बैक्टीरियाज को अलाउ नहीं करता कि वो पास करें, लेकिन जो बाकी फ्लूइड होएगा हमारा उसे अलाउ कर देगा कि वो पास हो जाए। इनकी थिकनेस होती है, जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस 150 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है, ठीक है, 150 माइक्रोमीटर। पोर का साइज़ कितना होता है, 0.01 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, इतना पोर साइज़ हो सकता है। पोर साइज़ के अलावा बाकी फैक्टर्स जिन पे बैक्टीरिया की फिल्ट्रेशन डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द फिल्टर है, यानी कि फ़िल्टर पे कैसा चार्ज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कैसा चार्ज है और जो फ्लूइड हम जिसे फ़िल्टर करना चाह रहे हैं उसकी नेचर किस तरह की है। बैक्टीरिया को मैंने फ़िल्टर कराना है तो सपोज़ यहाँ पे मेरे पास मेम्ब्रेन है, तो अगर मैं इस कंटेनर में किसी तरह की वैक्यूम कंडीशन दे दूँ और यहाँ पे मैंने अपना फ्लूइड डाला और जिसे मैंने फ़िल्टर कराना है, तो अब वो वैक्यूम यहाँ से एयर को सक करेगा, यहाँ पे सक्शन जो है फिल्ट्रेट के नीचे की तरफ होगी और बैक्टीरियाज मेम्ब्रेन में ऊपर ही रह जाएंगे, फिल्ट्रेट मेरे पास नीचे आ जाएगा। एक मैं ये कर सकती हूँ, यानी कि नेगेटिव प्रेशर दे सकती हूँ। दूसरा मैं पॉजिटिव प्रेशर ऊपर से किसी तरह का मैं प्रेशर दूँ कि बैक्टीरियाज जो है वो फ़िल्टर हो जाए, जो फ्लूइड है वो नीचे चला जाए, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू हम बैक्टीरियाज को फ़िल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है HEPA फ़िल्टर्स, HEPA, ये आते हैं एयर फ़िल्टर्स में आते हैं। HEPA हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फ़िल्टर्स, ठीक है। इनकी क्या फ़ंक्शन है कि इन्होंने एयर को फ़िल्टर करना है। एयर में जितने भी बैक्टीरियाज, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स, किसी भी तरह का एजेंट जो है उन्होंने इसे अच्छी तरह फ़िल्टर कर देना है। मोस्टली यूज़ होते हैं रूम्स में या हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होते हैं। 99.9% के पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसे ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। डिटेल्स बुक में भी नहीं है, वो भी थोड़ी सी मेंशन कर दी। 99.9% बैक्टीरियाज को किल कर देगा और अदर पार्टिकल्स को, और इवन इतने 0.3 माइक्रोन जिन पार्टिकल्स का साइज़ होगा उन्हें भी ये फ़िल्टर कर देगा। HEPA अलॉन्ग विद लेमिनर एयर फ्लो, यानी कि अगर कोई भी रूम है उसमें किसी तरह की मैं एयर फ्लो लेकर आ रही हूँ जो कि लेमिनर है। लेमिनर हम वैसे आम वर्ड यूज़ करते हैं एक लेयर के लिए, लेमिना जिसे हम कहते हैं एक लेयर, ठीक है, तय। HEPA फ़िल्टर लगा दूँ
तो क्या होगा, एयर यहाँ पे अच्छी तरह फिल्टर हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल फ्रेश एयर और बैक्टीरिया फ्री और डस्ट फ्री एयर आएगी। यहाँ पे इसकी डायग्राम देख लेते हैं। मेरे पास अगर एक रूम है तो यहाँ पे ब्लोअर जो है एयर को पास करा रहा है और हीपा फिल्टर यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो हीपा फिल्टर ने उसे अच्छी तरह फिल्ट्रेट कर देना है और एयर फ्लो बहुत डस्ट फ्री और बैक्टीरिया फ्री एयर फ्लो हमें देखने को मिलेगा। हीपा फिल्टर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि वो किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है और उस मटेरियल की थिकनेस कितनी है, और मोस्टली ये ग्लास के फाइबर से बना होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। ये वाले जो टेबल है आप अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा।